हेलो। क्लियर है भाई? चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक 20 तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 21 से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इस क्लास के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन ऑथेंटिक क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग छापिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की जाए तो ये किसको सुझाती है? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर है, प्रैक्टिकली बात करती है। आप अगर कोई भी चीजें सीखने की बात करेंगे, यहाँ पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी उसकी होनी चाहिए। क्लियर? आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो एफए बेस्ड होना चाहिए, ना कि एसए बेस्ड होना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु सीमित होनी चाहिए। विषय वस्तु को आप सीमित कहीं नहीं कर सकते। अगर आप लिमिटेड करते हो, दायरे को लिमिटेड करते हो, अगर आप दायरे को लिमिटेड करते हो तो फिर वहां पर सृजनात्मक चिंतन नहीं दिखेगा। आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की। क्लियर है मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही निपट जाएगा। तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। आप कंठस्थीकरण नहीं करा सकते, रटने की बात कभी भी नहीं करेंगे, रूट मेमोराइजेशन की बात नहीं करेंगे, अनुकरण की बात नहीं करेंगे, नकल की बात नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा नहीं कर सकते। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। अगर आप प्रतिस्पर्धा कम्पिटिटिव की ओर ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन की भावना पैदा हो सकती है, यानी कि अलगाव की भावना हो सकती है, जिससे उनके अंतर्गत क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए, तीन ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर छापिए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन में इस पर पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? व्यक्तिगत अंतरों की बात की जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है। तो बच्चों के अंतर्गत इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को भाई मिलते हैं। तो अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, अध्यापक कभी भी अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं होगा। अध्यापक को फैसिलिटेटर यानी कि सुगमकर्ता या फिर सुसाधक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? तो आप उन्हें बाधा के रूप में नहीं देखेंगे, हिंड्रेंस के रूप में आप उन्हें नहीं देखेंगे। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरत पूरे हो। आप बात कर सकते हो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात कर सकते हो, आपको देखने को मिले पाठ्यक्रम केंद्रित देखने को मिले तब भी आप गलत करोगे, अध्यापक केंद्रित देखने को मिले तब भी आप गलत करोगे। अगर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र देखने को मिलेगा तो आप वहां पर राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि आप बात करते हो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, जिसे हम सीसीई के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे सीसीई के फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, पिछली बार एग्जामिनेशन में सीसीई से रिलेटेड फुल फॉर्म भी पूछी थी। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, ये वाली फुल फॉर्म सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये कुछ अलग था और ये कुछ अलग है। तो सीसीई क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। असमानता और नकारात्मक पुनर्वलन की तरह वजह से ये वाले ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में और शिक्षार्थियों को रूप में अपेक्षित करती है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की जाए तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में जो डिस्कशन किया था जॉन डीवी साहब ने किया था। किसने किया था? जॉन डीवी साहब ने। एक क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जॉन डीवी ने किसकी अनुकरण किया है, किसकी बात की है? तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में बात की गई है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील कक्षा की बात यहां पर की है। क्लियर है? तो एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को ज्ञान का प्रदाता, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, सुसाधक। तो टीचर को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि सुसाधक का कार्य करता है। ठीक है? तो तानाशाह तो आप कभी मान ही नहीं सकते।
डिक्टेटरशिप आप नहीं देख सकते, तो ये तो वैसे ही निपट गया। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा पैसिवली करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट जो भी स्टूडेंट करेगा उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। फैसिलिटेटर और एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पर बहुत ज्यादा राइट माने जाते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फैसिलिटेटर और एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर बच्चा करता है तो वो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इसका एग्जाम कौन देगा इसका आंसर ये देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत आसान है। क्वेश्चन है, रियोन ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द में ईडी लगाने से उस शब्द का वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। यानी कि अगर आप ईडी लगा देते हो अंग्रेजी के किसी शब्द में तो वो क्या बन जाता है, ईडी लगाने से प्रेजेंट से वो किस में पहुंच जाता है, पास्ट में पहुंच जाता है। यानी कि प्रेजेंट की अगर वो फॉर्म में है तो वो किस फॉर्म में पहुंच जाता है, पास्ट की फॉर्म में पहुंच जाता है अगर आप ईडी लगा देते हो। तो वो लोग कैसे लगा देते हो ईडी, ईडी कैसे लगा देते हो, तो ईडी आप किसी भी वर्ड में लगा सकते हो। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो कि इसका अति सामान्यीकरण कर रहे हो। आगे पढ़ लेते हैं क्या है। इस जानकारी को पाने के बाद रियोन हर शब्द का भूतकाल रूप प्रदर्शित करने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो किस प्रकार की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है ये आपको बताना होगा। पिछली बार ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर थोड़ा सा हटके था लेकिन लैंग्वेज यही थी, लैंग्वेज बदल के ये पूछा गया इस बार। अब पहले क्या पूछा था, तो पहले इन्होंने लिख दिया था, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं अति सामान्यीकरण। क्या लिखा था, अति सामान्यीकरण। तो पिछली बार जब पेपर में पूछा गया तो इस तरीके से लिखा गया और इस बार जब पूछा गया तो अति नियमितता लिखी गई यहां पर कहीं ना कहीं। ठीक है, आप किसी भी रूल का ओवर रेगुलाइजेशन कर देते हो यानी कि अति सामान्यीकरण कर देते हो तो वो रूल अपने आप में गलत हो जाता है। रूल क्या हो जाता है, अपने आप में गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है मेरे भाई? अगर मैं इस ट्राइंगल का यूज करके एरिया निकालने की कोशिश करता हूं, क्या निकालने की कोशिश करता हूं, एरिया निकालने की कोशिश करता हूं, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही तो होगा आपका एरिया का फॉर्मूला। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास दूसरा ट्राइंगल और दे रखा है। मैं मान लीजिए कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है और इसकी साइड भी है ए बी सी है। क्लियर है? अब मैंने आपसे पूछा, इसको ऐसे भी छाप सकते हैं। क्लियर है? मैंने आपसे पूछा कि इसका एरिया क्या होगा तो आपने बोला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ओवर रेगुलाइजेशन कर दिया, अति सामान्यीकरण कर दिया उस नियम का। हर चीज के लिए ये वाला ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज थोड़ी होगा, फिर ज्योमेट्री को पढ़ने की आवश्यकता क्या थी। आप हर बार एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं चाहे वो आए या ना आए। अब यहां पर अगर हम वर्ड है कम, और कम का क्या होगा, केम, और फिर क्या होगा, कम। तो अगर आप कम केम कम की जगह पर कम कम्ड करते हो तो कहीं ना कहीं ओवर रेगुलाइजेशन करने की बात कर रहे हो, अति सामान्यीकरण करने की बात कर रहे हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत बात की गई है। क्लियर है? एक ही रूल को बार बार प्रेजेंट करना, हर चीज पे लगाना अति सामान्यीकरण होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बहुत आसान है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डेवलप इन चिल्ड्रन। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में फिर विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पर अगर बात करें अभिसारी चिंतन की बात करते हैं तो ये होगी आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग और ये आपकी होगी डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग।
तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, तो आप इसको बोल सकते हो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। अगर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगी कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। क्लियर है मेरे भाई? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश की बात करेगा तो अविसारी सोच को नहीं दर्शाएगा, ये कहीं ना कहीं अपसारी सोच को बताएगा। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था और फिर क्वेश्चन ये आया है, हर बार आता है, आगे भी आता रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक टॉपिक अपने आप में बनाए रखता है। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए हिंदी वाले हिंदी में आंसर दें और इंग्लिश वाले अपना आंसर इंग्लिश में छापेंगे। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अ टीचर शुड, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक को की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए रचनावादी क्लासरूम की बात की जाए, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम की बात की जाए, तो एक ऐसा क्लासरूम जहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की जाए, जहां पर एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, जहां पर इनोवेशंस की बात की जाए, जहां पर इन्वेंशन की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, इंगेजमेंट की बात की जाए, आप बोल सकते हो संवाद की बात की जाए, वाद की बात की जाए, विवाद की बात की जाए, ऐसा जो क्लासरूम होगा, और एक ऐसा क्लासरूम जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए हुए है, ऐसा क्लासरूम क्या कहलाएगा? रचनावादी कक्षा कहलाएगा। और यहाँ पर नई नई चीजें एक्सप्लोर होती रहती हैं। क्लियर है? तो सभी बच्चों को मानक निर्देश दे रहे हो आप, स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते आप निर्देशों को। जो भी निर्देश आपको देने हैं आप कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइज, जो कि गलत हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक भी लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। सभी बच्चों में समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा होती है। आप समान गति से बढ़ने की अपेक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा एक चैप्टर था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता वाला, वो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते। क्लियर? बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता, उदासीनता नहीं होनी चाहिए। आप पैसिव फॉर्म में नहीं रह सकते, इनडिफरेंट फॉर्म में नहीं हो सकते, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फिर तो। क्लियर है? तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करता है, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? बहुत आसान है, सरल सरल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टफ है। 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको भी देंगे होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? देखिए कोई भी है समस्या समाधान, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम दे रखी है, क्या दे रखी है मेरे भाई? प्रॉब्लम दे रखी है, तो ये एक अंतिम चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है सीडीपी के अंतर्गत निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनता है, और ईवीएस पेडागोगी, हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी में एक एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन इसमें आता है, तो 4 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एक ही टॉपिक से। होता क्या है उसको समझ लीजिए। 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक होती है आपको डायग्नोज करना, क्या करना? डायग्नोज। और दूसरा होता है रेमेडी। क्या होता है मेरे भाई? रेमेडी। एक होता है आपका निदानात्मक परीक्षण और दूसरा होता है उपचारात्मक परीक्षण। कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले पहचाना जाता है, और उस प्रॉब्लम को पहचान कर उसके लिए क्या दी जाती है? रेमेडी दी जाती है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यानी कि निदानात्मक परीक्षण के उपरांत ही आपका उपचारात्मक परीक्षण होता है। तो हिंदी पेडागोगी के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो आप आंसर में निदानात्मक परीक्षण देंगे पहचान की जगह पर। तो प्रॉब्लम के सबसे पहला चरण क्या होता है? सबसे पहला चरण होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आखिरकार वो प्रॉब्लम है क्या, है किस प्रकार की, और किस प्रकार की हमें उसके प्रति रेमेडी देनी है। तो यहां पर बात करें समस्या को परिभाषित करना, आप परिभाषित करने की बात कर ही क्यों रहे हो? डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, प्रासंगिक जानकारी की खोज कोई जरूरत नहीं है भाई। खोज कब करोगे? जब उस समस्या का पता लगाएगा, किस प्रकार की समस्या है वो पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोविड के लिए वैक्सीन बनानी है, ये एक समस्या हो गई, और आप क्या कर रहे हो? इसरो से सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, तो ये इसका डायग्नोज थोड़ी होगा,
एक्सप्लोर करते रहो, लेकिन उसका कोविड से कोई रिलेशन थोड़ी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, उस समस्या को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। ये भी गलत होगा। तो समस्या की पहचान या इसकी जगह पर डायग्नोज भी लिख सकता है, जिसे हम निदानात्मक परीक्षण भी कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन छाप सकता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी बहुत सरल आसान सवाल है। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, आप कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। गतिविधि प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड आप कभी भी नहीं देंगे। पूरी कक्षा में मानक लक्ष्य नहीं होने चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसे उसी दिशा में काम करने के लिए समर्थन उनका करें। तो ये तो बहुत आसान था, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी भाई। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये है आपका चर्चाएं अपसारी चिंतन कुपोषण समस्याओं। चलिए ये सवाल सरल है, इसका आंसर आप लगाइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, और ये स्टेटमेंट और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। देखते हैं कौन देगा। पिछले वीडियो में जो आंसर दिया था वो 2-3 स्टूडेंट ने दिया था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन एक का नाम याद है, पूनम सेके। इनके द्वारा इसका आंसर दिया गया था पिछले वीडियो में। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट वाले नेक्स्ट के दें, और आप लोग आंसर देते रहिए, अपना नाम लिखवाते रहिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? नेगेटिव पूछा है मेरे भाई, तो नेगेटिव आपको याद रखना है। कुपोषण नहीं देता, समकक्षों के साथ सहयोग देता है, अपसारी चिंतन देता है, चर्चाएं देता है। तो ये सही है, इसी वजह से गलत है क्योंकि आपसे गलत पूछा था। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान सवाल थे। ठीक है मेरे भाई, तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया होगा। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, अगर आप ना भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप क्लास को लेते रहिएगा, वो फायदेमंद होगा। इससे सिर्फ एक ही फायदा होगा, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप समय से क्लास ले पाएंगे। क्लियर है? बाकी क्लास इकट्ठा हो जाती है, बाद में ले नहीं पाते। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, और एक नए पेपर के साथ, और ये पेपर आपको मिलते ही रहेंगे। बाकी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।